तो आपने ये न्यूज़ तो सुन ही लिया होगा कि चाइना ताइवान के इर्द गिर्द मिलिट्री डील कर रहा है। तो क्या ये वॉर का कोई संकेत है या कहीं यूक्रेन की तरह ताइवान पर भी अटैक नहीं होने वाला है? और अमेरिका ताइवान को क्यों डिफेंड कर रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? और अगर वॉर हुआ तो ताइवान खुद को चाइना की इतनी बड़ी आर्मी से कैसे बचाएगा? बचा पाएगा भी या नहीं बचा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नैन्सी पेलोसी जो कि एक पॉलिटिशियन है और यूएस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में स्पीकर हैं। जैसे इंडिया में लोकसभा होता है वैसे ही वहां के लोअर हाउस में वो स्पीकर हैं। तो रिसेंटली अभी वो ताइवान आई थी और पूरा एक दिन गुजारकर वापस भी चली गई हैं। पेलोसी अप्रैल में ताइवान जाने वाली थी लेकिन तब उन्हें कोविड हो गया था। इस वजह से उन्होंने अगस्त में आने का प्लान बनाया। एक्सपर्ट्स का यहाँ पे ये कहना है कि पेलोसी के टूर से बौखलाया चाइना अब ताइवान पर हमला भी कर सकता है। चाइनीज आर्मी ने ताइवान के चारों तरफ मिलिट्री डील भी शुरू कर दी है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और शुरू से समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। उसके बाद चाइना में सिविल वॉर शुरू होता है। ये सिविल वॉर दो पार्टीज के बीच होता है। एक तरफ है KMT कुओमिंतांग जो अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं और दूसरी तरफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को USSR का सपोर्ट था क्योंकि USSR में भी उस वक्त कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। इस वजह से चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी को वो सपोर्ट कर रहे थे और KMT को USA और UK का सपोर्ट था। कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे माओ जेडोंग और KMT को लीड कर रहे थे चियांग काई शेक। 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ये सिविल वॉर जीत जाती है तो KMT के लीडर अपने फॉलोअर्स के साथ इस छोटे से आइलैंड में भाग जाते हैं और वहां पर जाकर के एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करते हैं और कहते हैं कि हम असली रिपब्लिक ऑफ चाइना हैं। जबकि 1949 में जो मेनलैंड चाइना है वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो जाता है और वो कहते हैं कि हम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना हैं और हम असली चाइना हैं। तो दोनों ही गवर्नमेंट अपने आप को सही बताने में लग जाते हैं और सामने वाले को फर्जी। तो शुरुआत में USA UK ये सब देश जो है ताइवान को ही असली चाइना मानते थे। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि उन दिनों कोल्ड वॉर चल रहा था दो अलग अलग आइडियोलॉजीज के बीच में, लिबरलिज्म और कम्युनलिज्म। और USSR में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और USA उसके अलाइज बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कहीं पे भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो। कुछ टाइम बाद वियतनाम वॉर शुरू होता है और 1955 में USA को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तब तक USA को इस बात का एहसास हो जाता है कि अगर एशिया में दबदबा बनाना है तो मेनलैंड चाइना के साथ हमको अपने रिलेशन अच्छे रखने होंगे, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और तब तक मेनलैंड चाइना और USSR में डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। तो इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए यूएस के प्रेसिडेंट 1971 में मेनलैंड चाइना विजिट करते हैं और रिलेशन इंप्रूव होते हैं। बाद में यूएसए इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि जो मेनलैंड चाइना है वही असली चाइना है और यूएसए चाइना की वन चाइना पॉलिसी को भी एक्सेप्ट कर लेता है, जिसका मतलब ये है कि चाइना का क्लेम है ताइवान पर। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि मेनलैंड चाइना और ताइवान दोनों ही कहते हैं कि चाइना एक है, लेकिन एक दूसरे की गवर्नमेंट को इलेजिटिमेट गवर्नमेंट बताते हैं। 1979 में मेनलैंड चाइना के साथ रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए यूएस ने ताइवान को डी रिकॉग्नाइज कर दिया था, लेकिन यूएसए की कांग्रेस में उस समय एक एक्ट पास किया गया था, ताइवान रिलेशन एक्ट। उस एक्ट में प्रोविजन किया गया था कि यूएसए ताइवान को वेपन और डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई करेगा। चाइना का ये कहना है कि अगर कोई भी देश ताइवान को रिकॉग्नाइज करेगा तो हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन उससे खत्म कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर इंडिया ताइवान को रिकॉग्नाइज आज करता है तो चाइना इंडिया के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को खत्म कर देगा। अब चाइना को कोई नाराज करना नहीं चाहता तो कोई भी कंट्री ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। अब किसी भी कंट्री की एम्बेसी ताइवान में तो नहीं है, लेकिन कई कंट्रीज ने अपना ट्रेड सेंटर वहां पे एस्टैब्लिश करके रखा है और उनका ताइवान से काफी अच्छा खासा ट्रेड होता रहता है। तो जब से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है तब से ताइवान को भी डर है कि कहीं चाइना उस पर अटैक ना कर दे। वैसे एक तरफ रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर को लेकर के रशिया और वेस्ट में टेंशन है, वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना भी ताइवान पर अटैक कर सकता है। तो ताइवान के लोग यूएसए से सपोर्ट मांग रहे थे, तो यूएसए ने सपोर्ट दिखाते हुए नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की,
वैसे नैन्सी पेलोसी का ताइवान जाना चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के लीडरशिप को एक तरीके से चैलेंज है, क्योंकि इसी साल चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की 20th कांग्रेस होने वाली है, जिसमें शी जिनपिंग लगातार तीसरे प्रेसिडेंट टर्म को पाने का दावा करेंगे। वैसे चाइना की हिस्ट्री में कोई भी नेता 3 बार लगातार प्रेसिडेंट नहीं चुना गया है और माना जा रहा है कि इस बार इलेक्शन में ताइवान का मुद्दा उठ सकता है। ऐसे में पेलोसी के टूर से शी जिनपिंग के दावे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, तो कह सकते हैं इसलिए चाइना इस कदम का कड़ा जवाब दे रहा है। पेलोसी के जाते ही चाइना ने नॉर्थ, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में ताइवान के सी और एयरवेज में मिलिट्री ड्रिल अनाउंस कर दिया है, और जहां पे चाइना ये ड्रिल कर रहा है वहां से ताइवान को सिर्फ और सिर्फ 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ताइवान की इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड की सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन ताइवान पर डिपेंड है। ज्यादातर सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन ताइवान में होता है और आज के टाइम में 13 बहुत ही छोटे छोटे ऐसे देश हैं जो ताइवान को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं, और उन कंट्रीज की चाइना पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है और ना ही चाइना से उनका कुछ लेना देना है। लेकिन अब एक सवाल ये आता है कि यूएसए ताइवान को क्यों सपोर्ट करना चाहता है, वो भी चाइना के अगेंस्ट जाके। एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि चाइना वर्ल्ड ऑर्डर में यूएसए को रिप्लेस करके खुद सुपर पावर बनना चाहता है और यूएसए चाइना को रोकना चाहता है। तो हर एक वो देश जो चाइना का दुश्मन है वो यूएसए का दोस्त है। यूएसए की एक स्ट्रैटेजी है जिसको फर्स्ट आइलैंड चेन कहते हैं। ये सीरीज में जो आइलैंड दिख रहा है उन सब का यूएसए से जो रिलेशन है बहुत ही फ्रेंडली है और ताइवान इसके बीचों बीच में आता है। यूएसए ने ये फ्रेंडली चेन इसलिए बनाई है कि कल को यूएसए और चाइना के बीच अगर वॉर शुरू होता है तो एटलीस्ट चाइना की मरीन पावर को आगे बढ़ने से रोका जा सके। चाइना के शिप्स और सबमरीन यहां से क्रॉस नहीं हो सकेंगे, और इस फर्स्ट आइलैंड स्ट्रेटेजी में ताइवान की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है क्योंकि वो एकदम बीचों बीच में है। इसी वजह से यूएसए ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, और ताइवान में यूएसए की अगर थोड़ी सी भी प्रेजेंस होती है तो चाइना को काउंटर करने में काफी हेल्प मिलती है। और अगर इंडिया के स्टैंड की बात करें तो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जिसके तहत इंडिया के ईस्ट में जो भी देश आते हैं इंडिया उनसे अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। वैसे इंडिया की एम्बेसी वहां पे नहीं है और डिप्लोमेटिक कनेक्शन भी नहीं है, बट रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जरूर है। वो इनडायरेक्टली एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो एम्बेसी का ही काम करते हैं। ताइवान के साथ रिलेशन काफी अच्छा है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और साइंस एंड टेक। 1949 के बाद से इंडिया ने चाइना की वन चाइना पॉलिसी को माना है, जिसके तहत इंडिया ने एक्सेप्ट किया है कि ताइवान और तिब्बत चाइना का हिस्सा है। लेकिन इंडिया का कहना है कि चाइना को भी जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का पार्ट मानना चाहिए, लेकिन चाइना मानता नहीं है इस बात को। तो 2010 के बाद इंडिया ने भी कहा कि भाई हम भी अब चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उसको नहीं मानेंगे। अब एक नजर डालते हैं दोनों कितने पावरफुल और कितने कैपेबल हैं। एक तरफ चाइना की पॉपुलेशन 139 करोड़ है, ताइवान की 2.36 करोड़ है। चाइना का डिफेंस बजट 230 अरब डॉलर है, वहीं ताइवान का 16.8 अरब डॉलर है। चाइना का डिफेंस बजट 230 अरब डॉलर है, ताइवान का 16.8 अरब डॉलर है। चाइना के एक्टिव सोल्जर 20 लाख हैं और ताइवान के 1.70 लाख। चाइना के रिजर्व सोल्जर हैं 5.10 लाख और ताइवान के 15 लाख। चाइना के पास 5250 टैंक है और ताइवान के पास 1110 टैंक है। चाइना के पास 3285 एयरक्राफ्ट है, ताइवान के पास 741 एयरक्राफ्ट है। चाइना के पास 777 वेसल्स हैं और ताइवान के पास 117 है। वैसे इस कंपैरिजन में ताइवान बहुत ही कमजोर लग रहा है, लेकिन उससे जीतना आसान नहीं होगा। ताइवान ने वॉर की सिचुएशन में कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बना के रखी है। आइए इन स्ट्रैटेजीज को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो पहली जो स्ट्रैटेजी है यहाँ पर वो ये है कि चाइना ने अगर हमला किया तो ऐसे में अमेरिका हेल्प के लिए आगे आएगा। ताइवान को कुछ ही देशों ने यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया हुआ है। ताइवान को ज्यादातर देश चाइना का हिस्सा मानते हैं। अमेरिका का भी ताइवान के साथ यहाँ पे कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, लेकिन अमेरिका ताइवान रिलेशन एक्ट के तहत उसे हथियार बेचता है। इस कानून में कहा गया है कि वो ताइवान के सेल्फ डिफेंस के लिए हेल्प करेगा। अक्टूबर 2021 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि चाइना अगर ताइवान पर अटैक करता है तो अमेरिका ताइवान को डिफेंड करेगा। ये तो हो गई इनकी पहली स्ट्रैटेजी। अब दूसरी स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो दूसरी जो इनकी स्ट्रैटेजी है उसको कहते हैं पॉक्यूपाइन स्ट्रैटेजी। चाइना और ताइवान के बीच हिस्टोरिकल टेंशन है और सिविल वॉर के दौरान चाइना और ताइवान अलग हुए थे। ये तो अब आपको पता चल ही गया होगा। उसके बाद से ताइवान खुद को आजाद देश कहता है, जबकि चाइना उसे प्रोविंस के तौर पर देखता है और जरूरत पड़े तो कहता है कि फोर्सफुली हम इसको अपने में मिला भी लेंगे। यानी कि ताइवान पर चाइना के हमले का खतरा ये कोई आज से नहीं है, बल्कि कई दशकों से बना हुआ है। ताइवान ने चाइना जैसी बड़ी पावर से निपटने के लिए एसिमेट्रिक वॉरफेयर मेथड को अपनाया है। ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजी होती है। इसे पॉक्यूपाइन स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि हमले को दुश्मन के लिए बहुत ही जटिल, बहुत ही कठिन और बहुत ही महंगा बना देना,
ताइवान ने एंटी एयर, एंटी टैंक और एंटी शिप हथियार और गोला बारूद का काफी बड़ा स्टॉक भी इकट्ठा करके रखा हुआ है। इसमें ड्रोन और मोबाइल कंट्रोल डिफेंस क्रूज मिसाइल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CDCM कहते हैं, इस तरीके के कम लागत वाले वॉरशिप शामिल हैं जो चाइना के महंगे नेवल शिप और नेवल इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं। मिनिएचर मिसाइल असॉल्ट बोट, ये काफी इफेक्टिव मिलिट्री इक्विपमेंट है। समुद्री माइंस और फास्ट माइन लेइंग शिप, ये किसी भी अटैकिंग नेवी के ऑपरेशन को बहुत ही मुश्किल बना सकते हैं। आगे चलते हैं अगली स्ट्रेटेजी की तरफ। अगली स्ट्रेटेजी यहाँ पे मल्टी लेयर्ड सी डिफेंस। वैसे ताइवान चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। ताइवान पर कब्जा करने के लिए चाइना को बड़ी संख्या में यहाँ पे सोल्जर्स और बख्तरबंद यानी कि आर्मर्ड व्हीकल और हथियार, गोला बारूद, फूड, मेडिकल सप्लाई, फ्यूल और इन सबको ले जाने की जरूरत होगी। ये केवल समुद्र से ही संभव है, क्योंकि अगर बाई एयर करते हैं तो उसकी कैपेसिटी इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम होगी। ताइवान के इलाके में आइलैंड की एक सीरीज भी है। इनमें से कुछ चाइनीज कोस्ट के पास है। इन आइलैंड पर पहले से ही लगे सुपरविजन इक्विपमेंट चाइना के कोस्ट से चलने वाले पहले फ्लीट्स का पता लगा सकते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें ताइवान की आर्मी की मल्टी लेयर्ड सी डिफेंस के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। इससे पहले कि PLA के जवान ताइवान की जमीन पर उतरे और ऑपरेशन शुरू करें, उन्हें ताइवान के समुद्री माइंस और फास्ट अटैक क्राफ्ट और मिसाइल असॉल्ट बोट के साथ लैंड बेस्ड फोर्स का भी सामना करना पड़ेगा। इससे PLA की सिचुएशन काफी कमजोर हो सकती है। अब चलते हैं हम लोग अपनी अगली स्ट्रेटेजी की तरफ। अगली स्ट्रेटेजी है गुरिल्ला वॉर। यदि मान लीजिए कि मल्टी लेयर्ड सी डिफेंस को भी ब्रीच करके चाइना के जवान ताइवान पहुंच जाते हैं, तो इस सिचुएशन में ताइवान अपने शहरों को गुरिल्ला वॉर के लिए भी तैयार करके रखा है। रशिया ने इस साल फरवरी में यूक्रेन पर हमला किया था, तब से ताइवान के बीच गन ट्रेनिंग की जो दर है वो काफी तेजी से बढ़ गई है। कहते हैं कि बहुत से लोग जिन्हें अपने लाइफ में कभी गन नहीं देखी है, वो इस वक्त गन चलाना सीख रहे हैं। अगली स्ट्रेटेजी है यहाँ पे डिफेंस सिस्टम से डिफेंड करना। वैसे वॉर के समय ताइवान की टैक्टिक्स अपने डिफेंस सिस्टम जैसे कि एयरक्राफ्ट और एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम को बचाने की होगी। इन्हीं डिफेंस सिस्टम से ताइवान चाइना की बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर खत्म कर सकता है। पिछले कुछ सालों में ताइवान अमेरिका से दर्जनों एडवांस फाइटर जेट खरीद रहा है और साथ ही खुद से स्वदेशी फाइटर जेट भी बनाया है। ताइवान ने अपने एयरक्राफ्ट को सबसे ज्यादा सुरक्षा वाले बेस में रखा है। साथ ही साथ पायलट्स को एयरपोर्ट पर बमबारी होने की सिचुएशन में हाईवे पर एयरक्राफ्ट को उतारने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसके साथ ही साथ अमेरिका ने वॉर की सिचुएशन में ताइवान के साथ डिफेंस सिस्टम और इंटेलिजेंस सपोर्ट देने की भी बात कही है। इन सभी मेजर से ताइवान को चाइना को ये मैसेज देने में हेल्प मिलेगी कि यदि वॉर छिड़ता है तो काफी लंबा होगा और बहुत ही महंगा होगा। और चाइना अगर ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो पूरी दुनिया में इसके बहुत ही गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। रशिया से अगर आप कंपेयर करें तो रशिया की इकोनॉमी दुनिया से इतनी इंटीग्रेटेड नहीं है जितनी चाइना की, और चांसेस होंगे कि पूरा वर्ल्ड दो ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा और वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।